हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर एक नया अध्याय शुरू करेंगे जो कि होगा हमारा संवाद। क्लास 10th एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो हम इसको पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, कनेक्ट करना क्यों आवश्यक है, पिछले अध्याय से इसको जोड़ना क्यों आवश्यक है। दया याद कीजिए, हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था। पहले अध्याय में हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था कि सत्ता और शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो किस तरह से होता है। या तो उन शक्तियों का बंटवारा जातियों के बीच में हो सकता है, चाहिए या फिर उन शक्तियों का बंटवारा भाषा के आधार पर, या ऐसा बोल सकते हैं कि राज्यों एक देश के अंदर राज्यों का निर्माण करके विभिन्न रूप से उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सत्ता की साझेदारी हो जाती है और जिससे कि देश में एक तरह का जो अशांति का माहौल होता है किसी वजह से अगर पैदा होने की स्थिति होती है तो वो कम हो जाता है। इस तरह से हमने डिटेल में ही चर्चा की थी। तो संघवाद जो है जिसको हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, संघवाद भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप कहलाता है, या एक सत्ता की साझेदारी का शक्तियों के बंटवारे का एक तरीका होता है। उसे क्या कहते हैं? हम संघवाद कहते हैं। संघवाद में क्या होता है, विभिन्न संघ होते हैं। एक बड़ा स्तर होता है, उसके बाद एक दूसरा स्तर होता है, उसके बाद इससे छोटा स्तर होता है। एक से ज़्यादा स्तर होते हैं, 2 3 4 5, किसी देश में 5। अमूमन तौर से जो सामान्य लोकतंत्र होता है उसमें 3 स्तर की सरकारें होती हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो ये जो संघ बने हुए रहते हैं, एक सबसे बड़ा स्तर, इसके बाद छोटा स्तर, इसके बाद और एक छोटा स्तर, या तीनों बराबर बराबर जो लेवल होते हैं, जो बंटवारे के बराबर स्तर होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भी सिस्टम होता है, ये जो भी तरीका होता है इसको बांटने का, ये कहलाता है संघवाद। तो इसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस अध्याय का एक परिचय देखेंगे, एक छोटा सा हम थीम देखेंगे कि आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम पिछले अध्याय में हमने जो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में हम उदाहरण पढ़े थे, उनकी जो स्टोरीज पढ़ी थी, उनको ही यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में लेकर चलने वाले हैं। तो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य रूप है। अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं, वर्तमान में जो देशों के लोकतंत्र चल रहे हैं उनकी अगर व्यवस्था की बात करते हैं, तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, खड़े रूप में जो चलता है। पहले केंद्र स्तर की सरकार, फिर राज्य स्तर की सरकार और फिर एक क्षेत्रीय सरकार बनती है। तो आजकल का जो लोकतंत्र है, आज के विश्व का जो सामान्य लोकतंत्र होता है, उसमें मुख्य रूप है कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही माना जाता है, जिसमें सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, और इसके बाद में एक क्षेत्रीय लेवल की सरकार होती है, और उनके बीच में बंटवारा किया जाता है, और ये मुख्य रूप अधिकतर जगहों पे चलता है। तो इसके बारे में अब इसको ही ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि संघवाद है क्या। तो इस अध्याय में हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, संघवाद को किन किन रूपों में देखा जा सकता है, और एक मोटे मोटे रूप से संघवाद का हम किस मतलब में हम संघवाद को ले सकते हैं, हम क्या संघवाद से समझते हैं, और हम किस तरह से संघवाद को अलग अलग देशों में देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम हमारे देश, हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में अगर निवास कर रहे हैं, तो हमें हमारे देश के संघवाद के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो इस अध्याय में हम भारतीय संदर्भ में संघवाद को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा देश जो भी, एक हमारे देश की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था है, वो भी संघवाद की व्यवस्था है। 2 प्रकार के संघवाद होते हैं हमारे देश में, तो इस सब को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि फिर 1992 1992 के बाद में किस तरह से संघवाद में एक बहुत ही ऐतिहासिक चेंज आता है हमारे देश की व्यवस्था में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अध्याय में आने वाले वीडियोस में हम कौन कौन से टॉपिक्स को लेने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को विथ नोट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हम संघवाद होता क्या है, विश्व के स्तर पर संघवाद को पढ़ेंगे, संघवाद की एक सामान्य परिचय, सामान्य जो परिभाषा बनी हुई है, सामान्य जो नियम, सामान्य विशिष्टताएं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम भारत में संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे। भारत में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो ये बताते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, भारत में संघीय व्यवस्था है, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से नियम वगैरह, ऐसे कौन से प्रावधान है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में भी एक संघीय व्यवस्था चलती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि संघीय व्यवस्था होती क्या है, संघीय व्यवस्था काम कैसे करती है, स्तरवाद काम कैसे करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चलती कैसे है, इसको चलाया कैसे जाता है। ये भी जानना जरूरी है कि ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है और कैसे चलती है। तो किसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, किसको लेकर पढ़ेंगे? हम इंडिया को लेकर पढ़ेंगे कि ये संघीय व्यवस्था
भारत में कैसी चलती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भारत में हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसको कैसे चलाया जाता है। तो इसमें 3 मुख्य तत्वों के साथ में हम संघीय व्यवस्था को चलाते हैं। पहला होता है भाषाई राष्ट्र। भाषाई राष्ट्र का मतलब भाषा के आधार पर हम किस प्रकार से संघीय व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। हमारा जो देश है आप सभी जानते हैं कि विविधता में एकता वाला देश है। कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो एक भाषाई राष्ट्र होने के नाते भाषा के आधार पर किस तरह से व्यवस्था है हमारे देश में, किस तरह से संघीय व्यवस्था चलाई जाती है, एक भाषा के आधार पर किस तरह से पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उस भागों में बांटने के बावजूद भी एक संघ बनाकर स्तर विभिन्न स्तरों के माध्यम से सरकार को चलाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा नीति जो है संघवाद को लेकर, हमारी व्यवस्था को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो भाषा नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है और एक क्षेत्रीय सरकारें होती है। तो इनके बीच में संबंध कैसा होता है, किसके पास कौन सी ज़्यादा पावर होती है, किसके पास कम शक्तियाँ होती हैं, और किस तरह से ये दोनों जो होते हैं, ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं आपस में कैसे काम करती हैं, किसे आज़ादी मिली हुई रहती है, किस मामले में किसे नहीं मिली रहती है और किसे कितनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर में हम भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो ये लास्ट में पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। 1992 में एक संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, जिसके तहत हमारे देश में सरकार की तीसरे स्तर का जो परिचय दिया जाता है, तीसरे स्तर का प्रावधान किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक केंद्र सरकार तो होती है, राज्य सरकार भी होती है। तीसरे स्तर की एक सरकार और दी जाती है जिसको हम नगर परिषद, नगर पालिका या आप कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था होती है और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पालिका के रूप में इसे देखा जाता है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय होता है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 2 स्तर की सरकार, हमारे देश का जो संघवाद है वो 2 स्तर से त्रिस्तरीय बन जाता है और पूरी व्यवस्था बदल जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बस ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, मोटा मोटा परिचय था इस अध्याय का कि आने वाले वीडियोस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।